So today we'll do the chapter of Unit 5 Macroeconomics, Balance of Payments. और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ही फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स इंक्लूडेड है। तो ये यूनिट 5 है अपना, जो हम कवर कर रहे हैं मैक्रो का, लास्ट यूनिट है। तो फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडियन इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज थर्ड चैप्टर में काफी आ जाता है, जब हम वहां पे बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन इंडिया की बहुत खराब थी। सो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर टॉक्स ऑफ। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाएंगे, बिजनेस करने के लिए शुरुआत करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे को नॉलेज होनी चाहिए एक्सचेंज रेट्स की। तो क्या एक्सचेंज रेट का मतलब है? नाउ यू नो व्हेन यू एक्सचेंज टू क्वांटिटीज, जब हम दो सामान को आपस में बदलते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द टू थिंग्स में बी इक्वल। जैसे पहले बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आई, सो दैट्स व्हाई मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, और उसके बाद उसके टर्म में चीजें बोली गई। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट में जब हम बिजनेस करते हैं, हम किसी दूसरे देश से करते हैं, और जब हम दूसरे देश से करते हैं तो उनकी करेंसी अलग होती है, हमारी करेंसी अलग होती है। तो दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज रेट होगा? आप समझ लो एक तरह का बार्टर हो गया। ओनली थिंग इज कि वो बार्टर एक यूनिफॉर्म है। पहले बार्टर में गुड्स होते थे, पर वो गुड्स अलग अलग होते थे। अब हम जब बाहर से एक्सचेंज करते हैं तो अपनी करेंसी को हम लोग दूसरे से मैच करते हैं। सो वी ट्राई टू मैच आवर करेंसी विद अदर्स। तो हम लोग ऐसा करके आगे काम करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी डू। तो पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी ऑफ वन कंट्री, ऑब्वियसली दो कंट्री होती हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी ऑफ वन कंट्री रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज, कितना करेंसी चाहिए विद वन यूनिट ऑफ अनदर कंट्री। तो जैसे इंडिया यूएसए ले लेते हैं, तो इंडिया की कितनी करेंसी चाहिए, ठीक है ना? $1 में कितने डॉलर मिल जाएंगे, या $1 में कितने रुपए मिल जाएंगे, दैट इट इज। तो आपने देखा होगा जब भी रेट होता है, हम $1 इक्वल टू 70-75 लिखते हैं। आपने देखा होगा कि हम ₹1 इक्वल टू कितना डॉलर नहीं लिखते, वो बहुत कम होता है, क्योंकि 1/75 हो जाएगा। तो दैट इज वाई we try to avoid such kind of things, right? So the number of currency required, for example देखो $1 ₹80, ठीक है ना? क्योंकि ₹1 लिखूंगा तो 1/80 0.00 कुछ आएगा, मीन्स ₹80 is needed to get $1। ये सिंपल डेफिनेशन। अब करेंसी डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट का मतलब क्या है? तो हम इंडिया डोमेस्टिक और बाकी को फॉरेन बोल के डिस्कस करेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन कि हमारे रेस्पेक्ट में क्या है। अब तुम्हें अभी $1 ₹80 में मिल रहा है। जब $1 आप खरीदने जाओ मार्केट में, ₹80 पे किए, और वही $1 खरीदने गए और आपने ₹90 पे किया, तो आपकी करेंसी या परचेजिंग पावर कम हो गई है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि 1 kg एप्पल 20 का है, तो ₹100 में हम 5 kg ले लेंगे। लेकिन वही एक एप्पल ₹25 का हो जाएगा तो हम 4 kg ले पाएंगे, कम ले पाएंगे। तो $1 हम खरीदने जाते हैं, ₹80 में मिल रहा था, अब $1 90 में मिल रहा है, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। सो करेंसी डेप्रिसिएशन इज बेसिकली व्हेन डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए। सो दैट इज वी हैव एज करेंसी डेप्रिसिएशन। So refers to decrease in value of domestic currency in terms of foreign currency. For example, $1 45 का और $1 50 का, तो जैसे मैंने कहा 80 का मिल रहा है, 90 का हो जाता, तो वो डेप्रिशिएट हो जाता। सो दैट इज हाउ थिंग्स गो। इस तरीके से जब हम चीजें करते हैं तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। और वहीं पर एप्रिसिएशन उल्टा हो जाएगा।
$1 जैसे मुझे पहले 80 का मिल रहा था, $1 अब मुझे 70 का ही मिल जा रहा है, तो मतलब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, एंड दैट मीन्स माई करेंसी हैज अप्रिशिएटेड एंड द फॉरेन करेंसी हैज गॉन डाउन. So refers to increase in value of domestic currency. Refers to increase in value of domestic currency in terms of foreign currency. In terms of foreign currency. तो $1 50 का मिल रहा है, अब $1 जब 50 के नीचे आपको मिल गया तो आपकी करेंसी appreciate हो गई. So that is what you mean your currency has appreciated. Now we discuss the effect of currency on exports and imports. इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था, तो हम उसकी भी बात समझेंगे कि करेंसी को अप्रिशिएट डिप्रिशिएट इन सब में फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है. करेंसी अप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया, उसका इफेक्ट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या होगा. जब मेरी करेंसी महंगी हो जाती है तो बाहर वाले को खरीदना मुश्किल हो जाता है, सो दैट उसको ऐसा लगता है कि प्राइस बढ़ गया है, और तुम्हें पता है जब किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, तो बाहर वाला हमारी चीज कम खरीदेगा, और बाहर वाला अगर मेरी चीज कम खरीदेगा क्योंकि मेरी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, तो पहले वो $1 खर्च करके हमारे यहाँ ₹80 का खरीद सकता था, लेकिन अब $1 खर्च करके उसको शायद 70 रुपीज वर्थ मिल रही है. सो व्हाट हैपेंस, द एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू डिक्रीज एंड इंपोर्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज. तो जब मेरी करेंसी अप्रिशिएट होगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. क्यों बढ़ जाएंगे, मुझे बाहर वाले का सामान सस्ता लगेगा. अब मैं पहले $1 लेने जाता तो मेरे 80 रुपए खर्च हो रहे थे, अब वही डॉलर मेरे को 70 रुपीज में मिल गया, तो वही हो गया ना, आईफोन एक 80,000 का मिल रहा था अब 70,000 का मिल रहा है. So that is the same thing. So my imports will increase, the exports will decrease. So that is going to be the effect. So national income decreases. क्या लिख दिया हमने, national income decreases. अब national income decreases क्यों लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा. नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो उसमें एक जगह नेट एक्सपोर्ट्स आता है, और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. अब एक्सपोर्ट्स अगर तुम्हारे कम हो गए और इंपोर्ट्स बढ़ गए तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स नेगेटिव हो जाना चाहिए बच्चा. भाई एक्सपोर्ट्स 60 थे और इंपोर्ट्स मान लो 30 या 40 थे, कुछ भी थे. Now exports 50 हो गए और imports 70 हो गए, तो exports minus imports will be negative. So as a result, what is going to happen? As a result, what is going to happen? इस केस में क्या होगा, इस केस में नेशनल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि बाकी चीजों को मैं टच नहीं कर रहा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. अब इसी तरह जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो हमारी करेंसी वीक हो जाती है और बाहर वाले की स्ट्रॉन्ग, तो उसको हमारे देश का सामान सस्ता लगता है. सो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज और इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं. तो एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम बढ़ जाती है, नेशनल इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज. नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है. क्यों इंक्रीज हो गई, अब एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट्स कम हो गए, एंड दैट इज व्हाई the national income increases. ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है. और इकोनॉमिक्स में कई बार बहुत बड़ा कॉनोड्रम होता है. कॉनोड्रम का मतलब है जो कि एक ऐसी समस्या, हम क्या करें. इंडिया एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहती है क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, पर इंडिया अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करेगी तभी बढ़ेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज ए बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल, तो अगर उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए तो उसको इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कई बार नहीं कराती, क्योंकि उससे एक्सपोर्ट से जो फॉरेन रिजर्व आने हैं दैट मेक्स मोर सेंस समटाइम देन द फॉरेन एक्सचेंज विच इट स्पेंड्स ऑन गेटिंग थिंग्स बाहर से. तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऑयल का इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तो वहां पर डबल इफेक्ट आता है. आज आपको हम जब ये नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हम इसके करेंगे
तो इसमें डबल इफेक्ट की भी हम लोग बात करेंगे कि क्या है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो बता दो किसी भी चीज में। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि किस तरह की फॉरेन एक्सचेंज रेट्स गवर्नमेंट्स मेंटेन करती है। तो कौन कौन सी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है? तो तीन तरह के फॉरेन एक्सचेंज होते हैं रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है और एक मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट होता है। अगर मैं आपको इकोनॉमी टाइप में बताऊं तो आपने एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ी, एक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा और एक मिक्स्ड। तो जो फिक्स्ड है वो सोशलिस्ट की तरह है, फ्लेक्सिबल जो है वो कैपिटलिस्ट की तरह है, और जो मैनेज्ड है वो मिक्स्ड है। वो क्या है? मिक्स्ड। नाउ what does the exchange rate means and how are they important for us? अब आप समझो बात को। सबसे इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, जो वर्ड फिक्स्ड आ गया, गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज आ जाती है। तो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट करती है तो वो अपने करेंसी को एक लेवल तक रखती है कि मुझे एक यूनिट डॉलर लेना है तो क्या मेरा रेट बेसिकली अमाउंट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है इसमें अपनी करेंसी को पेग कर देती है। पेग का मतलब होता है फिक्स कर देना। जैसे हम हैंगर में कपड़े टांग देते हैं ना, तो एक फिक्स जगह पे रहते हैं। तो करेंसी को किसी और कंट्री से हम फिक्स कर देते हैं, पेगिंग, कि जैसे भाई वो मूव करेगी हमारी करेंसी उसके हिसाब से चलेगी, या कोई गोल्ड या उसके उसमें पेगिंग कर देते हैं। तो गवर्नमेंट जिसकी भी पेगिंग कर लेती है फिर उसके रिजर्व्स अपने पास रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट को रेट में कोई फ्लक्चुएशन आएगा, फ्लक्चुएशन कब आता है बेटा? डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ने लगेगी तो सप्लाई ज्यादा चाहिए, और अगर डॉलर की सप्लाई नहीं हुई तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा मुझे $1 70 का मिल रहा है, मार्केट में लोगों को डॉलर की नीड बढ़ गई, तो वही डॉलर मुझे 80 का मिलना पड़ा, तो मेरी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई। अब गवर्नमेंट को लगता है यार बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने कॉफर्स मतलब अपनी तिजोरी से निकाल के डॉलर बेचना शुरू कर देगी। अब गवर्नमेंट जैसे डॉलर बेचेगी तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाता है उस रेट को मैनेज करना, कि हमें जो लेवल चाहिए उसके ऊपर है। अब इसका फायदा क्या है? अब जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बेटा, ध्यान से समझो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उन लोगों को आज जैसे मैंने यूएसए में माल भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो मेरे से रेट ले लेगा और मैंने उसको रेट दे दिया। लेकिन ऐसा होता है कि सामान ऑर्डर अलग होता है, डिलीवरी अलग। मैं जब डिलीवर करने जा रहा हूं तो डॉलर का रेट में चेंज आ गया। सो नाउ व्हाट हैपेंस? कैसे करेंगे? तो इसीलिए जहां फिक्स्ड रेट रहता है वहां तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये पंगे नहीं आते, क्योंकि मुझे पता है कि ये रेट फिक्स्ड है। लेकिन जहां ये रेट फिक्स्ड नहीं होता फिर वहां पर मुश्किल आती है। लेकिन रेट फिक्स्ड होने का नुकसान भी है। अब मान लो डॉलर की रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है और आप उसके अगेंस्ट जाके एडजस्ट करते हो, आपके यहाँ महंगाई बढ़ सकती है। क्यों महंगाई बढ़ सकती है? आपने रिजर्व्स बेचने लग गए, डॉलर के खिलाफ अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने को ट्राई किया, बट व्हेन इकोनॉमी वर्ल्ड की चल रही है तो ऐसा हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो मे नॉट बी इन इंटरेस्ट, और फिर आपके रिजर्व्स खत्म होते हैं। अब आपके पास चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है मतलब यू विल बी फोर्स टू नाउ रीएडजस्ट एज पर मार्केट, और उसमें आपकी करेंसी फिर अल्टीमेटली डिप्रिशिएट होना शुरू हो सकती है। इन्फ्लेशन आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? मैं ऑयल इंपोर्टर कंट्री हूं, मैंने देखा डॉलर बढ़ रहा है, मैंने रिजर्व्स बेच दिए और अपना प्राइस एडजस्ट कर लिया। लेकिन डॉलर, मान लो यूएस एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, डॉलर और बढ़ जाता है, मेरे पास अब रिजर्व ही नहीं बचे उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा? मैं फिर फोर्स्ड हो जाऊंगा अपने रेट को मार्केट के हिसाब से करवाने के लिए, क्योंकि इतने रिजर्व्स कई बार ना हो तो सिचुएशन चेंज होती है। ईरान के साथ ऐसा हो चुका है, ईरान की स्टोरी पढ़ेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ
गोल्ड और एनी अदर करेंसी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल कंप्लीट होता है भाई। कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। सो गवर्नमेंट हैज ए कंप्लीट कंट्रोल, पूरा कंट्रोल होता है। स्टेबिलिटी, फिक्स्ड में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादातर टाइम वो गवर्नमेंट उसको फिक्स करके रखती है, तो रेटों में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, इसीलिए बेटा वो फिक्स्ड रेट में स्टेबल होता है। अब हम फ्लेक्सिबल है, पूरा मार्केट पे छोड़ दिया। बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डाउनवर्ड डिमांड कर अपवर्ड सप्लाई कर, जहां वो इंटरसेक्ट होंगे वहां पर रेट डिटरमाइन हो जाएगा। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विल गो एज पर द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि ये। अब आप यहां डायग्राम देखो मेरा, मैं आपको बेसिक डायग्राम, तो यहां पे आप देख सकते हो कि हम, जैसे मैं एक और रफ बना दूं ना, यहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया जो हम दिखा रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, रुपी का डॉलर के टर्म में, डॉलर के टर्म में एक्सचेंज रेट। यहां क्वांटिटी कितनी चाहिए वो है डिमांडेड एंड सप्लाइड, तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, तो इसमें आपका इनिशियल कोई ना कोई डिमांड कर्व होगा। अब आप देखो ये रेट आ गया जो मार्केट ने फिक्स कर दिया कि भाई आर रेट है, ये ओ है, और ये क्वांटिटी क्यू है, और ये आपको इतना मिल जाएगा। ये डिमांड कर्व हो गई, मार्केट फोर्सेस। अब मान लो डिमांड बढ़ जाती है, सपोज सप्लाई नहीं बढ़ती, सो नाउ लेट अस से द डिमांड इंक्रीजेस, धीरे धीरे ये डिमांड बढ़ती चली गई, तो D1 हो गया और ये भी D1 हो गया, डिमांड बढ़ गई, तो देखो तुम एक्सचेंज रेट ऊपर हो जाएगी क्योंकि सप्लाई तो बढ़ी नहीं, तो क्वाइट पॉसिबल दैट R1 पे ये E1 पॉइंट आ गया और ये R1 हो गया, तो यहां पर आपकी जो रेट है वो ये बढ़ जाएगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि डिमांड बढ़ गई। ये मार्केट सिस्टम है, और ऐसे में कम भी हो सकती है जब सप्लाई बढ़ जाएगा। जैसे आप यहां देखो ये कर, ये जो मैं दिखा रहा हूं सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई रेट कम भी हो सकता है। सो ऑल अदर पॉसिबिलिटी, सो डिमांड सप्लाई ये बढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो रेट फिक्स होते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्लेक्सिबल सिस्टम। नो गवर्नमेंट कंट्रोल, वो मार्केट के हिसाब से फिक्स होता है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। एंड देयर इज वेरिएशन, स्टेबिलिटी नहीं है, वो तो मार्केट के जैसे वेरी करता रहेगा। अब हम आ जाते हैं मैनेज्ड। अब मैनेज्ड वर्ड ही देखो, कहते हैं मैनेज करना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल होता है, एंड गवर्नमेंट विल मैनेज द एक्सचेंज रेट, इसीलिए डर्टी काम होता है ये फ्लोटिंग, अपने आप इसको रेट नहीं लिया जाता, इसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। अब डर्टी फ्लोटिंग में क्या होता है? बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन आरबीआई का इंटरवेंशन रहता है। मतलब आरबीआई को लगता है कि $1 ₹80 का हो गया, ठीक है, अब वो 85 का हो गया, तो आरबीआई को लगता है यार इससे महंगाई बढ़ जाएगी, क्यों, हम ऑयल लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसको बोलती है आरबीआई को कि इसको रेट को ठीक करो। रेट कैसे ठीक होगा? आरबीआई क्या करती है, डॉलर डिमांड बढ़ गया, रेट बढ़ गई, सप्लाई अपने रिजर्व्स मार्केट में बेचने लग जाती है, तो जब वो रिजर्व्स बेचेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, सप्लाई बढ़ गई डॉलर की और वो रेट कम होगा, तो उस रेट को गवर्नमेंट ने आरबीआई के थ्रू मैनेज करवा दिया। गवर्नमेंट को लगता है कि थोड़ा कम बढ़े, सो दैट मीन नॉट एग्जैक्टली लाइक फिक्स्ड, फिक्स्ड में तो गवर्नमेंट उसी लेवल पे लाती है,
So for inflation, the price rise is good, but then to an extent. गवर्नमेंट कंट्रोल पार्शियल थ्रू आरबीआई, और जहां तक इसकी स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबल वेरिएशन, वेरिएशन तो रहेगा बट देन देयर इज सम स्टेबिलिटी इन इट। तुम थर्ड वाले में पूछना चाह रहे हो बच्चे ना कैसे मैनेज करती हैं? यस सर। तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू रिजर्व्स मैनेज करती है। तो मान लो गवर्नमेंट के पास $50,000 आरबीआई के पड़े हैं। अब मार्केट में आरबीआई उन डॉलर को सेल करने आ गए। प्राइस क्यों बढ़ा डॉलर का? क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। अब सप्लाई अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से मार्केट में डॉलर ला देगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइस कम होगा कि नहीं होगा डॉलर का? When RBI starts selling the dollar in the market, then what is going to happen? The RBI जैसे सेल करेगी, अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई मार्केट में जो डॉलर, हाँ, डॉलर की कमी थी वो कम हो जाएगी। और जैसे डॉलर की सप्लाई कम हो गई, अब जैसे अभी कोविड था, कॉन्सेंट्रेटर्स, खूब डिमांड बढ़ गई थी, पर जैसे पैरेलली सप्लाई बढ़ने लगी तो उसकी डिमांड कम होगी, और डिमांड नहीं है तो प्राइस कमांड नहीं करेगा वो। दैट इज हाउ गवर्नमेंट डज इट थ्रू आरबीआई। तभी तो गवर्नमेंट रिजर्व्स मेंटेन करती है आरबीआई के थ्रू। तो जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस आते हैं वो आरबीआई के थ्रू आते हैं। आरबीआई हैज रिजर्व्स। तो हम लोगों ने ये मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर लिया, इसके एग्जांपल्स। इसमें डीवैल्यूएशन और करा देता हूं मैं, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ये सारा हो गया। इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स हमने देख लिया कि डिप्रिशिएट होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और एप्रिशिएट होती है तो कम हो जाते हैं। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट्स। तो नेशनल इनकम वगैरह वगैरह हमने सारा कुछ इसको एक्सप्लेन कर दिया। देन वी कम टू टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट्स। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अब आप देख सकते हैं कि व्हाट डज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या कहता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेसिकली आपको क्या कहता है कि जहां करेंसी इज फिक्स्ड, द बेसिक पर्पस इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी। मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, यहां तो यही ट्रेड होता है। तो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में स्टेबिलिटी के लिए ये हम करते हैं। Government undertakes to buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker and sell when it gets stronger. तो गवर्नमेंट ऐसे में अपने पास रिजर्व्स जमा करती है, धीरे धीरे सस्ता होता है खरीद लेती है, महंगा होता है बेच लेती है, एंड दिस इज हाउ दे कैन मेंटेन। गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसके हिसाब से उसने पैगिंग वगैरह की है, तो उसको उसकी लार्ज करेंसी चाहिए। अंडर दिस सिस्टम ईच करेंसी कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, जो कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्रेशियस मेटल हो सकता है, अदर कंट्रीज करेंसी, और सम इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट। अब थोड़े दिनों में तुम देखोगे ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, और धीरे धीरे इंडिया भी अपना डिजिटल करेंसी निकालने की सोच रही है। तो धीरे धीरे मार्केट में डिजिटलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। अभी इंडिया में लीगल नहीं है, बट सून दे विल हैव टू डू बिकॉज इट हैज गॉन वे टू हेड देयर। व्हेन डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू अनदर कंट्री इट इज नोन एज पेगिंग। तो इसमें वो पेगिंग करके अपना रखता है जिस भी करेंसी के अगेंस्ट कर ले। तो जब कोई करेंसी फिक्स्ड होती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अदर, इट इज नोन एज पैरिटी ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। तो पैरिटी वैल्यू जब होता है जब करेंसी किसी एक कंट्री की दूसरे के टर्म्स में, सम अदर करेंसी या इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ये मैं बात कर रहा था डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन की, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डीवैल्यूएशन क्या होता है? रेफर्स टू रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मोर इंपॉर्टेंटली बाय गवर्नमेंट।
जब हम वर्ड डेप्रिसिएशन करते हैं तो वहाँ वर्ड गवर्नमेंट नहीं होता, वो मार्केट फोर्सेस करता है। लेकिन डीवैल्यूएशन में मार्केट फोर्सेस नहीं करते, गवर्नमेंट करती है। जब 91 में रिफॉर्म शुरू हुए थे जुलाई में, गवर्नमेंट ने खुद अपनी करेंसी डीवैल्यूएशन की थी। और रीवैल्यूएशन होता है इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, दैट इज रीवैल्यूएशन। नाउ devaluation is reduction in price, ठीक है ना। depreciation refers to fall in market price, ठीक है ना। यहां पे फिक्स्ड है, वो अपने आप होता है। यहां गवर्नमेंट की वजह से होता है, यहाँ मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। ये फिक्स्ड उसमें होता है, ये फ्लेक्सिबल उसमें होता है। सो डीवैल्यूएशन जो कॉन्सेप्ट है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबल। ये चाइना और यूएस में भी लड़ाई थी। चाइना ने कुछ साल पहले अपनी करेंसी डीवैल्यू कर दी थी। क्यों डीवैल्यू कर दी? तो उससे इकोनॉमिकली उसको फायदा मिलता, उसका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता। चाइना इंपोर्ट तो ऐसे ही कुछ नहीं करता है, काफी सामान तो वहीं बचता है। तो चाइना को फायदा था कि भाई हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट हमें ज्यादा करना नहीं है, तो करेंसी डीवैल्यू कर दो। तो उससे क्या हो जाता है कि उसका एक्सपोर्ट्स और देश लेंगे। दैट इज वेयर यूएस वाज अनॉयड कि भाई ऐसे करोगे तो यू आर डूइंग अनफेयर। फ्लेक्सिबल, जहां एक्सचेंज रेट फोर्सेस है, फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू मार्केट, कोई इंटरवेंशन नहीं होता, एंड डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ये होता है। तो दैट इज द डिफरेंस। डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल और स्टेबिलिटी मैंने दोनों दिखा दी। फिर आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम आपने देखा ही था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। इट्स अ हाइब्रिड, मिक्स्ड। सेंट्रल बैंक वुड इंटरवीन, कब इंटरवीन करेगा इन द मार्केट? टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन। तो एम होता है टू कीप द क्लोज टू डिजायर्ड वैल्यू, तो दैट इज हाउ इट इज मेंटेन। और इसके लिए रिजर्व्स चाहिए, फ्लेक्सिबल छोड़ के बाकी में चाहिए। और ये जो होता है इसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, व्हेन आरबीआई और द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स एंड एडजस्ट द रेट। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, नो डाउट। तो फटाफट ताकि आपको नॉलेज रहे। हम फॉरेन एक्सचेंज डिमांड क्यों करते हैं? व्हाई डू वी नीड डॉलर? हमें गुड्स एक्सपोर्ट करने होते हैं, तो हम लोग जो डॉलर की डिमांड करते हैं इंपोर्ट्स के लिए करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। टूरिज्म, भाई हमको बाहर जाना है, टूर करना है, घूमना फिरना है, तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, तो उसको ट्रांसफर्स भेजने होते हैं अब्रॉड, तो उसके लिए चाहिए। कोई घर खरीदना है, कुछ करना है तो चाहिए। स्पेक्यूलेट करना है, मुझे लगता है डॉलर अच्छा कर रहा है, मैं खरीद के रख लूं, तो आई मे नीड इट। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज। सो इंपोर्ट्स, टूरिज्म, इन सब की वजह से ये बढ़ता है। और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों हमारे को पैसा मिलता है? वहां हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। कोई हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में, पैसा आएगा। कोई यहाँ पे पढ़ रहा है या कोई आया है, रेमिटेंसेस होगा। कोई घूमने आया तो भी हमें मिलेगा, कोई स्पेक्यूलेट कर रहा है तो भी। तो ये वो तरीके हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई वी गेट मनी, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट मैंने वहां आपको समझा दिया था, नॉट इन कोर्स, आई एम नॉट डिस्कसिंग। डिमांड और सप्लाई कर्व जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये बेसिकली आता है। ये सब आपके कोर्स में नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट डिटेल्स। सो इन असाइनमेंट द क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ईच कंट्री फिक्सेस इट्स वैल्यू और करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल नहीं, फिक्स होना चाहिए। An increase in demand for imported goods raises the demand for foreign exchange. Obvious है, अगर आप imports बढ़ाओगे तो बाहर डॉलर या करेंसी का रेट बढ़ जाएगा। That's true. An appreciation of Indian rupee will occur when rupees 45 have to be paid in exchange of $1 instead of 40. इसका मतलब $1 40 का था और अब $1 45 का है। तो इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है?
सो दिस एप्रिसिएशन जो है वो गलत है, हमारी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, सो दिस इज फॉल्स। अंडर मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम जो मिक्स्ड है, सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ट्रू है या फॉल्स? भाई किस में मैनेज नहीं करना, खाली फ्लेक्सिबल में, बाकियों में तो करना है, सो दिस इज ट्रू। अगर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो इट विल लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट्स, ट्रू या फॉल्स? अगर डेप्रिशिएट कर गई मेरे देश की करेंसी तो बढ़ जाएगा, दैट इज ट्रू। A rise in supply of currency would lead to appreciation assuming no change in other factors. अब किसी भी करेंसी की अगर सप्लाई बढ़ गई तो मेरी करेंसी ऑब्वियसली अप्रिशिएट करेगी, सो दिस इज ट्रू। नहीं, सॉरी, राइज इन सप्लाई ऑफ ए करेंसी वुड लीड टू इट्स एप्रिसिएशन, फॉल्स। अगर कोई करेंसी अपनी सप्लाई बढ़ाएगी तो वो डेप्रिशिएट होगी, अप्रिशिएट नहीं। समझ में आ गया सिक्स? सपोज डॉलर जो करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ गई तो डॉलर एप्रिशिएट करेगा या डेप्रिशिएट करेगा? ऑब्वियसली डेप्रिशिएट करेगा। डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन आर वन एंड द सेम थिंग, बोथ आर अंडर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? डिवैल्यूएशन हैपेंस ड्यू टू फिक्स्ड एंड डेप्रिसिएशन हैपेंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल सिस्टम। डिवैल्यूएशन हम अपने आप करते हैं, डेप्रिसिएशन अपने आप होता है, पर डिवैल्यूएशन इज फोर्स्ड, सो दिस इज फॉल्स, ठीक है ना? दोनों में फर्क आएगा। डिमांड ऑफ अमेरिकन गुड्स विल राइज इन इंडिया ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, एकदम ठीक है, मेरी करेंसी बढ़ गई तो मुझे इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा, आई इंक्रीज। स्पॉट मार्केट है नहीं 9th कोर्स में। ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स आर रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड में तो बात ठीक थी, फ्लेक्सिबल में नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। Increase in foreign exchange rate leads to rise in supply of foreign exchange, rise in demand होगा। Flexible exchange rate is determined by government, false, market forces करता है, ये भी गलत है। Now एक बार इसको कर लो फटाफट। Which of the following item raises the supply of foreign exchange? किससे सप्लाई बढ़ेगा? इंपोर्ट से तो कम हो जाएगा, स्टूडेंट जाएगा तो भेजना पड़ेगा ये, तो डोनेशन रिसीव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, खाली ये होगा। अब 142 पाउंड का है तो 70 रुपीज इज इक्वल टू 1 पाउंड, और 60 रुपए का 1 पाउंड हो गया। पहले 1 पाउंड 70 में मिल रहा था, अब 1 पाउंड 60 में। रुपीज एप्रिशिएटिंग डेप्रिशिएटिंग, क्या होगा भाई इसका आंसर? क्या आएगा? रुपी एप्रिशिएट कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है? बताओ। Appreciated. यस, द रुपी इज एप्रिशिएटिंग क्योंकि हमारा पैसा स्ट्रांग हो रहा है। डैश रेफर्स टू ए सिस्टम इन फॉरेन एक्सचेंजेस डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक, तो कौन सा होगा? Managed floating rate. मैनेज्ड फ्लोटिंग। सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व तो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन, अगर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेजेस द डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड। Supply. नहीं बेटा, डिमांड। अगर मुझे इंपोर्ट करना है यूएसए से कोई सामान तो मुझे डॉलर की जरूरत पड़ेगी ना, Okay. तो डॉलर की डिमांड चाहिए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज, क्या आएगा? फ्लोटिंग। Floating rate. devaluation of currency means reduction of domestic currency by market forces, government के, तो 8th का By government. government, तो we'll get B as the answer. 9th का other things remaining same, ठीक है? when the country price of Delhi currency rises, national income को क्या होगा? board examination question। अब अगर
दिल्ली का प्राइस बढ़ा तो मेरा इंडिया का प्राइस बढ़ गया, अप्रिशिएट हो गया, तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो नेशनल इनकम कम हो जाएगा। तो कहाँ है, लाइकली टू फॉल। समझ में आ गया, आई एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो नेशनल इनकम में एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स आता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, व्हेन इन ए कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, नेशनल इनकम इज लाइकली टू क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, मतलब वो डिप्रिशिएट, मेरी अप्रिशिएट, मेरी अप्रिशिएट तो ऊपर वाला ही केस हो गया, depreciate, फॉल ही होगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, अरे भाई फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, द इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम वुड बी नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।